सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि आजकल सारी परीक्षाओं में एक नया विषय जो है ना वो बहुत ट्रेंड कर रहा है और वो है आपका काव्य। काव्य का रस हो, गुण हो, दोष हो, आजकल मतलब इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे जा रहे हैं। और स्पेशली जो बिहार सुपर टेट का पेपर है उसमें तो स्पेशली जैसे कि सिलेबस में लिखा हुआ है कि भाई काव्य से संबंधित प्रश्न आने हैं और बहुत बार आ भी रहे हैं। तो 2 मिनट में, केवल और केवल 2 मिनट में फटाफट हम आपको ये तीनों विषय क्लियर करवा देंगे। आपको ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले तो तीनों की परिभाषा से। क्या है ये चीज़? सबसे पहले तो काव्य रस। काव्य में जो आनंद आता है, जो आह्लाद उत्पन्न होता है, वो आपका काव्य रस है। ये काव्य की आत्मा है, काव्य का प्राण तत्व है। तो ये मतलब छोटे छोटे की वर्ड्स हैं, इनको अगर आप समझ लेंगे तो काव्य रस की परिभाषा आपको याद हो जाएगी। पेपर में भी यही आपको ऑप्शंस में पूछा जाएगा। फिर आता है काव्य गुण। अब काव्य गुण क्या है? शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म या फिर काव्य का नित्य धर्म। जैसे कहते हैं कि जो काव्य में होना ही होना है, शब्दों के कारण, अर्थ के कारण, वो होता है आपका काव्य गुण। और तीसरी चीज क्या है? काव्य दोष। नाम से स्पष्ट है कि काव्य में कोई कमी रह गई होगी, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, मतलब कि काव्य के मुख्य अर्थ की प्रतीति में बाधा। प्रतीति मतलब कि आपको वो चीज जो समझ में आने में अगर कोई दिक्कत हो रही है, वो आपका काव्य दोष है। अब मेन चीज क्या है कि जो काव्य रस और काव्य गुण है वो तो है आपका अनिवार्य। वो तो किसी भी कविता में होगा ही होगा। जैसे अलंकार अनिवार्य नहीं होता, लेकिन काव्य रस और काव्य गुण अनिवार्य होता ही होता है। लेकिन काव्य दोष भी आपका कोई अनिवार्य नहीं है। अगली चीज, फिर आते हैं इसके प्रकार। शॉर्ट में समझ लीजिए, काव्य रस के आपके 4 अंग होते हैं और 11 प्रकार। ये अंग और प्रकार में ना स्टूडेंट्स बहुत बार चक्कर खा जाते हैं। अंग होता है उस चीज के भाग। जो काव्य रस है वो किन चीजों से मिलकर बना है, और प्रकार क्या होता है, उसके टाइप्स, कितने प्रकार के हैं, अलग अलग रस। फिर काव्य गुण जो है और काव्य दोष दोनों ही आपके 3-3 प्रकार के हैं। काव्य गुण होते हैं 3 प्रकार के, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। काव्य दोष होते हैं आपके 3 प्रकार के, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। वैसे कई लोग तो इन्हें मतलब बहुत सारा मानते हैं, आप सर्च भी करेंगे तो बहुत सारे दोष आएंगे, परंतु मुख्य जो दोष है वो 3 प्रकार के हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे मम्मट या कुछ लोग जो, ठीक है ना, 2 दोष और मानते हैं, वो है वाक्य दोष और छंद दोष। लेकिन मुख्यतः आपके 3 दोष ही हैं। अब इन तीनों को एक एक करके जरा देखते हैं। सबसे पहले आते हैं काव्य रस पर। काव्य रस में जो, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 अंग होते हैं, अंग को अवयव भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो 4 कौन से होते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव क्या होता है? स्थिति और व्यक्ति। अर्थात अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझने के लिए ना, सबसे आसान तरीका अपनाइए। ये आप देख रहे हैं चांद, चांदनी रात है, ठीक है ना, हीरो हीरोइन आपके सामने खड़े हैं। तो विभाव क्या होता है? व्यक्ति और स्थिति। स्थिति कैसी है? चांदनी रात। और क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो कौन है? नायक और नायिका। तो यहां पर क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन आता है आपका स्थिति के लिए, जो आपको मतलब कि मोटिवेट करते हैं उस काव्य रस में आने के लिए। जैसे प्रेम के लिए अनिवार्य तत्व, जैसे कि हम कहते हैं बारिश हो रही है, सुहावना मौसम है, तो वो आ गया आपका उद्दीपन कारक। लेकिन आलंबन कौन होते हैं? व्यक्ति, जैसे नायक और नायिका। अब जैसे जो कवि है, अगर वो कविता लिख रहा है, मतलब जिसके मन में रस उत्पन्न हुआ है, वो होता है आश्रय। और जिसके कारण उत्पन्न हुआ है, जैसे अपनी नायिका के बारे में सोचकर, तो वो होता है विषय, जिसके ना विषय, पढ़ने का विषय, वो चीज। दूसरा होता है अनुभाव, यानी कि शारीरिक गतिविधि। कि जैसे अगर आप मतलब प्रेम के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी शारीरिक गतिविधि क्या होगी? आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी, ठीक है ना। आप जैसे शर्मा रहे होंगे, या कभी कभी अगर आप किसी के बारे में सोचकर दुखी हैं तो आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। ये होती है आपकी शारीरिक गतिविधि, जो अनुभाव के अंतर्गत आती है। फिर अनुभाव में भी आगे 4 प्रकार हैं आपके। आंगिक या कायिक, मतलब कि जो शरीर से संबंधित है। वाचिक, जो आप बोल रहे हैं, जैसे क्रोध में है तो आप बहुत गलत गलत बोल रहे हैं। फिर सात्विक, अच्छा जैसे कि आप डर में हैं तो कांप रहे हैं, तो कंपाते हुए बोल रहे हैं, वो भी वाचिक में आता है। फिर आता है सात्विक, जैसे आपके मन के भाव। और आहार्य क्या होता है? आपकी वेशभूषा, ड्रेस। अब जैसे आपको पता है कि अगर आप क्रोध, रोष दिखाना चाहते हैं तो काले कपड़े पहनकर आते हैं, दुख जताना चाहते हैं या शांति तो सफेद कपड़े पहनकर आते हैं, तो वो होती है वेशभूषा। अगला आता है संचारी भाव। संचारी भाव वो होते हैं कि जैसे प्रेम समझते वक्त आपके मन में कई भाव आ रहे हैं, मिलने का भी, बिछड़ने का भी, दूर जाने का भी, शर्माने का भी,
तो ये कुल मिलाकर होते हैं 33। पेपर में डायरेक्टली इससे प्रश्न आता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो 33। और अंत में आता है स्थायी भाव, जिसके ऊपर तो सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। और ये कुल जो स्थायी रस होते हैं वो तो रस तो 11 होते हैं, लेकिन भाव आपके 9 होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे है रति, प्रेम, अनुराग, ये आपका 3 रस में आती है। एक तो आती है आपकी श्रृंगार रस में, एक आती है आपका वात्सल्य रस में, और एक आती है आपकी भक्ति रस में। तो भाव तो 9 होते हैं, लेकिन रस आपके 11 होते हैं। आगे देखिए, अब जो 11 रस थे वो कौन कौन से हैं आपके? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। अब जैसे कि वात्सल्य में क्या है? वत्सलता, यानी संतान और माता पिता के बीच में प्रेम। देव विषयक रति, ये वही भगवान के प्रति प्रेम, और श्रृंगार का तो रति है ही है। तो इसलिए ये सारे जो है मतलब पेपर में सीधा पूछा जाता है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। तो ये आपको याद करना है, रस में केवल इतना है। आगे आते हैं काव्य गुण पर। काव्य गुण क्या है? केवल 3, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। नाम से स्पष्ट है, माधुर्य गुण। जैसे अगर हम नीचे से प्रारंभ करें, माधुर्य गुण, जिसे सुनकर मधुरता आती है, जैसे कि श्रृंगार रस, कि कहते हैं कि जैसे कि मुख मानो चंद्रमा है, तो आपके मतलब बोलते वक्त चेहरे पर मुस्कान आ रही है। या फिर करुणा, कि तुम्हारे दुख में तो मैं पानी हो गई, मतलब कि बहुत ही जैसे मधुरता, ये शांत तरीके से, तो वो आता है आपका माधुर्य गुण में। ठीक है ना? श्रृंगार रस, करुणा रस, शांति के भाव। फिर आता है आपका ओज गुण। ओज गुण क्या होता है? जहां पे एग्रेशन आ जाए, ठीक है ना, जोश, वीरता, उत्साह, इन सब चीजों की भावना। और ये ओज गुण अधिकतर कहां पाया जाता है? वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस। और इनकी विशेषता क्या होती है? पेपर में यह भी प्रश्न आया था। जैसे संयुक्ताक्षर आते हैं यहां पर काफी, ट वर्ग ज्यादा आता है, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर आपका सामासिक पद ज्यादा आते हैं, मतलब बड़े बड़े शब्द। ठीक है ना? तो ये वो चीज है। और अंत में आता है आपका प्रसाद गुण। प्रसाद गुण क्या होता है? जो बिल्कुल स्पष्ट है, मतलब आपने बोला और सामने वाले ने समझ लिया, बिल्कुल सिंपल, जहां पे स्वच्छता है, स्पष्टता है, क्लैरिटी और निर्मलता है। जैसे कि आपका शांत रस, भक्ति रस, जैसे कहते हैं राम राम कही बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। तो इसमें कोई एग्रेशन नहीं है, इसमें आपकी कोई मधुरता नहीं है, ये आपका नॉर्मल है। तो ना तो जहां पे मधुरता है, ना ही वहां पे एग्रेशन है, तो सिंपल चीज है, वो आपका प्रसाद गुण। तो इसमें समझने में कोई समस्या नहीं है। और साथ ही साथ कभी कभी इसके प्रकार पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, आचार्य वामन के अनुसार शब्द गुण और अर्थ गुण 2 थे। फिर आचार्य भोजराज के अनुसार 48 गुण हैं, ठीक है ना, और उसमें वो भी आपके शब्द और अर्थ पर ही आधारित है। आधे शब्द गुण, आधे अर्थ गुण। फिर शब्द गुण को बाह्य गुण कहा जाता है, जो बाहरी हैं, शब्द जैसे ऊपरी ऊपरी। और अर्थ क्या होता है? अंदर घुसा हुआ, ठीक है ना, तो अर्थ गुण को कहते हैं अभ्यंतर गुण। फिर मम्मट और बाकी जितने भी व्यक्ति थे, उन्होंने काव्य गुण फिर 3 ही प्रकार के माने, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। और अंत में आते हैं काव्य दोष पर, जो कि काफी बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। काव्य दोष मुख्यतः आपके 3 प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। वैसे तो अगर आप सर्च करेंगे, इसके भी बहुत सारे प्रकार माने गए हैं, लेकिन मुख्यतः आपके 3 दोष हैं। अब जैसे शब्द दोष, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जैसे कविता में आपने देखा होगा कि राइम बनाने के लिए शब्दों को उल्टा पुल्टा लिख दिया जाता है। जैसे कि मर्म वचन सीता तब बोला। अब सीता तो स्त्रीलिंग है, सीता मैया, लेकिन बोला की जगह बोली आना था, कि मर्म वचन सीता तब बोली, लेकिन यहाँ पे बोला है। और हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोला। अब मति होती है बुद्धि, लेकिन बुद्धि तो डोलती है, लेकिन यहाँ पे डोला लिखा है। तो यहाँ पे क्या है? गलत शब्द का प्रयोग है, तो शब्द दोष। फिर अर्थ दोष, जहां पे गलत अर्थ में लिया गया है, जैसे कि विषमय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। अब गोदावरी नदी का जैसे कि शुद्ध जल है, लेकिन यहाँ पे विष को जल के अर्थ में लिया हुआ है। जल तो अमृत होता है, तो यहाँ पे जल को विष कहा गया है, तो अर्थ दोष। और अंत में आता है आपका रस दोष। स्पष्ट है, जैसे कि रस, हम अभी अभी हमने कहा कि जैसे माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस में अधिकतर क्या होता है कि ट वर्ग ज्यादा नहीं आता। ट वर्ग सुनने से ऐसा लगता है कि जैसे भयानक रस है, रौद्र रस है, लेकिन अगर श्रृंगार रस में ट वर्ग आ गया तो वो फिर आपका क्या हुआ? वो फिर आपका मतलब गलत हो गया रस। उसी प्रकार जैसे वीर रस है, वीर रस में क्या होता है? आपके ओज पूर्ण शब्द होते हैं, लेकिन अगर वीर रस में माधुर्य गुण आ गया तो वो भी आपका रस दोष आ गया।
जैसे कि उदाहरण, मुकुट की उठत लटक विवि कुंड को, वहाँ की मटक नेक आखिन दिखाऊ रे। अब कहने के लिए ये श्रृंगार रस है कि मुकुट की उटक लटक, तो ट ट ट क ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी की आप निंदा कर रहे हैं, किसी की हंसी उड़ा रहे हैं। ये श्रृंगार तो लग ही नहीं रहा। तो ये है बेसिकली आपका रस दोष। तो मुझे आशा है कि अब काव्य रस, काव्य गुण और काव्य दोष, ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा समझ लीजिए, आपको सब स्पष्ट है। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।